हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ थे उसके आगे बढ़ते हैं आज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि जमींदारी बंदोबस्त यानी कि जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्त का क्या मतलब होता है, स्थायी बंदोबस्त का क्या मतलब होता है, उस पर हम लोगों ने बात कर लिया था और उसकी विशेषताएं क्या होती है उस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि समस्त भूमि का मालिक जमींदारों को माना गया था, किसानों को नहीं, जमींदारों को माना गया था। भले वो पहले भूमि जो है किसानों की ही रही हो, लेकिन अभी समस्त भूमि का मालिक अंग्रेजों ने जमींदारों को माना था। और अब जो मालिकाना हक था उसे वंशानुगत कर दिया गया था, हस्तांतरणीय कर दिया गया था। इस सब पॉइंट पर हम लोगों ने बात कर लिया था। और हम लोगों ने सूर्यास्त नियम देखा था कि जिस तारीख को भू राजस्व अंग्रेजों के पास जमा करना है, अगर उस तारीख को सूर्य ढलने से पहले अगर जमींदार अंग्रेजों के पास जाकर के जो है पैसा जमा नहीं कर देते हैं, भू राजस्व पूरा जितना संग्रह हुआ है उस तारीख को, जिस तारीख को निर्धारित तिथि, अब जिस तारीख को अंग्रेजों ने तिथि मतलब जिस तारीख को भी अंग्रेजों ने फिक्स किया होगा कि हाँ इस डेट को तुम्हें जमा करना है, अब उस तारीख को सूर्य ढलने से पहले जमींदारों को जमा करना होता था अंग्रेजों के पास पैसा। अब सूर्य ढलने से पहले अगर जमींदार पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, अब भले उसका कुछ भी कारण हो, अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी और दूसरे किसी को दे दिया जाता था। तो इस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जितना भी राजस्व का संग्रह होता है उसका 10वां हिस्सा सरकार के पास जमा करना होता था और उसमें से एक हिस्सा जमींदारों को अपने पास रखने का अधिकार होता था। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और इसकी प्रकृति स्थायी थी, यानी कि अंग्रेजों ने कहा कि अब जितना भी उन लोगों ने मतलब कि जितना अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया है अब इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, चाहे तुम्हारा कितना भी जो है संग्रह ज़्यादा हो या फिर तुम्हारी इनकम ज़्यादा हो या फिर कम हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम्हारी ज़्यादा भी इनकम होती तो भी हमें उससे कोई मतलब नहीं, अगर कम भी इनकम होती उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस इतना हमने फिक्स कर दिया तो हमें इतना बस चाहिए तो चाहिए, अब तुम कैसे भी दो, किसी भी हालत में दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसकी प्रकृति स्थायी थी। जितना सरकार ने रेट फिक्स कर दिया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जितना रेट फिक्स कर दिया था ये दर पर, यानी कि हमें प्रति महीने प्रति वर्ष इतना राजस्व चाहिए तो चाहिए, अब तुम किस हालत में दोगे और वो समझो। तो इसकी प्रकृति स्थायी थी, सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करने वाली थी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि चाहे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी अकाल पड़ जाए, तो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपने राजस्व से मतलब था। कितना भी मतलब कि प्राकृतिक आपदा आ जाए उससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस जो उन्होंने फिक्स कर दिया था उतना उनको चाहिए था। तो प्राकृतिक आपदा में भी कोई राहत का प्रावधान नहीं था, इस पर भी हम लोगों ने बात किया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्थायी बंदोबस्त को, जमींदारी बंदोबस्त को क्यों लागू किया गया उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त को लागू क्यों किया गया, लागू क्यों किया गया या फिर लागू करने के क्या कारण थे, यही मतलब हो जाता है। स्थायी बंदोबस्त को लागू क्यों किया गया, स्थायी बंदोबस्त को लागू क्यों किया गया या फिर स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के क्या कारण थे। बंदोबस्त को लागू क्यों किया गया या फिर इसके क्या कारण थे, तो क्या कारण थे उस पर बात करते हैं हम लोग। तो उसके अलग अलग कारणों को हम लोग को ऐसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण और सरकार का इसमें क्या तर्क था, उसको हम लोग अलग अलग भागों में से बांट के देख लेंगे। पहले हम लोग वास्तविक कारण देख लेते हैं कि इसका वास्तविक कारण क्या था, उस पर बात करते हैं। तब इसका वास्तविक कारण, अब अंग्रेज क्यों आए थे भारत में, अब थोड़ा बहुत तो आप लोग भी जानते होंगे या फिर जिसने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? क्या भारतीयों को सभ्य बनाने आए थे? क्या भारत का विकास करने के लिए आए थे? नहीं। क्या भारत में सामाजिक सुधार करने के लिए आए थे? बिल्कुल नहीं। तो अंग्रेज भारत में आए क्यों थे? अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। वो व्यापारी थे और उन्हें बस मतलब होता था अपने मुनाफे से। तो अंग्रेज यहाँ पर आए थे व्यापार के उद्देश्य से, उनका दृष्टिकोण था हमें यहाँ पर आकर के व्यापार करना है और जो है
अपना जो है यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार। अब शुरुआत में क्या दृष्टिकोण था, अब शुरुआत में तो अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए। शुरुआत में तो अंग्रेज आए थे यहाँ पर व्यापारी केंद्रों की स्थापना की थी, तो शुरू में तो अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापार ही किया था। वो तो बाद में जब परिस्थितियाँ देखी अंग्रेजों ने कि हाँ यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करने में हमें जो है ज़्यादा फायदा होगा, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए थे, व्यापारी थे, उन्हें बस अपने मुनाफे से मतलब था। भारत की जनता कहाँ जाए, कैसे रहे कैसे नहीं रहे, उनसे उन सबको कोई मतलब नहीं था। और एक तो मतलब कि अंग्रेजों की जो ये बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त लागू किया गया, इसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि अंग्रेजों की आर्थिक आवश्यकताएं, अंग्रेजों की राजनीतिक आर्थिक आवश्यकताएं थी। अभी हम लोग आर्थिक आवश्यकताएं क्या थी, राजनीतिक आवश्यकताएं क्या थी, उस पर बात करते हैं हम लोग। अब ये था एक ब्रिटेन में एक विचारधारा प्रचलित थी जिसे हम लोग वाणिज्यवादी विचारधारा कहते हैं। देख लेते हैं, वाणिज्यवादी विचारधारा। वाणिज्यवादी विचारधारा एक ब्रिटेन में विचारधारा प्रचलित थी, वाणिज्यवादी विचारधारा। इसका मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हो जाता है, तो वाणिज्यवादी विचारधारा का मतलब क्या हो जाता है इसको देख लेते हैं हम लोग। वाणिज्यवादी विचारधारा का मतलब ये हो जाता है कि अंग्रेजों का ये दृष्टिकोण था, हमें भारत में जाना है, वहाँ पर व्यापार वगैरह करना है, ठीक है, वहाँ से हमें टैक्स वगैरह जो भी हमें जो है संग्रह होता है, टैक्स वगैरह संग्रह करके और लगान वसूलना, मतलब कि भारत के पैसों से ही हमें, भारत के पैसों का, अंग्रेजों का ये दृष्टिकोण था, हमें भारत में जाकर के वहाँ पर जो है वहाँ से टैक्स वगैरह लगान वगैरह वसूल करके भारत के पैसों से ही हमें भारत के सामान को खरीदना है, और भारत के पैसों से खरीद के भारत के सामान को, भारत के पैसों से भारत के सामान को खरीद करके उन सामानों को हमें ब्रिटेन में, विदेशों में बेचना है, उससे हमें मुनाफा कमाना है। यानी कि हमारे जेब से अंग्रेजों का ये दृष्टिकोण था कि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से एक भी रुपया जाना नहीं चाहिए, जो भारत में ही पैसा है, मतलब कि भारत से जो पैसा इनकम होगी उसी पैसे से भारतीय पैसों को, भारतीय सामानों को खरीदना है, उस सामान को ब्रिटेन में बेचना है, विदेशों में भेजना है, और उससे हमें मुनाफा कमाना है। जिसे हम लोग कहते हैं वाणिज्यवादी विचारधारा। यानी कि हमारे पास से, हमारे जेब से एक रुपया चवन्नी भी नहीं जानी चाहिए, हमारे पास से चवन्नी भी नहीं जानी चाहिए, भारतीय को ही लूट करके भारतीय को ही पैसों से भारतीय सामान को खरीदना है, ब्रिटेन में भेजना है, विदेशों में भेजना है, अलग देशों में जो है व्यापार करना है, बेच करके अलग देशों में, वहां से हमें मुनाफा कमाना है। तो इसे हम लोग कहते हैं वाणिज्यवादी विचारधारा। तो इसको हम लोग वास्तविक कारण क्या था 2 लाइन में लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था। लिख लेंगे स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे, या फिर जमींदारी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे। स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, दोनों को मतलब कि जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है और स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये हम बात कर चुके हैं पीछे। तो जमींदारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी जमींदारी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे मुख्य कारण अंग्रेजों की राजनीतिक आर्थिक या फिर आर्थिक राजनीतिक आवश्यकताएं और ब्रिटेन में प्रचलित वाणिज्यवादी विचारधारा को केंद्र में रखा गया। मुख्य कारण ये था, या फिर वाणिज्यवादी विचारधारा थी, ऐसे कह सकते हैं।
जमींदारी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे मुख्य कारण अंग्रेजों की आर्थिक राजनीतिक आवश्यकताएं थी और ब्रिटेन में प्रचलित जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी उसको केंद्र में रखा गया था। तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, उस पर हम लोग बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें अभी हमने देखा ना कि अंग्रेजों ने इस बंदोबस्त को लागू किया, स्थायी बंदोबस्त को, यानी कि जमींदारी बंदोबस्त को अंग्रेजों ने लागू किया अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए। तो आर्थिक आवश्यकताएं क्या थी अंग्रेजों की आर्थिक आवश्यकताएं क्या थी उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। स्थायी बंदोबस्त को लागू क्यों किया गया, यानी कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के क्या कारण थे। तो हम वास्तविक कारण को हम लोगों ने देख लिया, अब आर्थिक कारण को देखते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या था, अंग्रेजों को अभी मतलब कि राजस्व जो था अंग्रेजों को उनको एक फिक्स चाहिए था कि हमें अब इतने मतलब कि जितना अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा भले ना आए, लेकिन इससे कम भी हमें नहीं आना चाहिए। तो अंग्रेजों की मतलब कि कम ऐसा चल रहा था, मतलब जितना भी मिल रहा था अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने उससे थोड़ा बहुत बढ़ा करके कहा कि हमें हर महीने इतना दे देना। जमींदारों से अंग्रेजों ने कहा कि हमें हर महीने इतना पैसा दे देना। अब कैसे दोगे, हमें उससे मतलब नहीं, चाहे अकाल आए, कुछ भी आ जाए, बाढ़ आए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस इतना चाहिए तो चाहिए। क्योंकि थोड़ा जितना भी मिलता था थोड़ा बहुत बढ़ा करके अंग्रेजों ने कहा हमें इतना दे देना। तो आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस बंदोबस्त को अंग्रेजों ने लागू किया तात्कालिक तौर पर। इसे जो है अभी तात्कालिक तौर पर ये ध्यान में रखा गया था कि आय में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाए। तो आर्थिक कारण में लिखेंगे पहला, आय में, आय में आय में आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस बंदोबस्त को लागू किया गया। ब्रैकेट में कर लेंगे तात्कालिक तौर पर, तात्कालिक तौर पर। तो तात्कालिक तौर पर अंग्रेजों ने कहा कि थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाए इनकम में, जितनी भी इनकम हो रही है उससे थोड़ा बहुत बढ़ जाए हमारी इनकम, और क्या। अब अगले कारण की बात करें हम लोग, तो अगला कारण क्या था, आर्थिक कारण। पहला तो यह हो गया कि आय में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाए, ये अंग्रेज चाहते थे कि थोड़ी बहुत इनकम में जो है उछाल हो जाए। अब अगला कारण ये था कि हमने बात किया था कि अंग्रेजों की जो राजस्व थी वो मतलब कि उतार चढ़ाव ऐसे होती रहती थी, कभी कम कभी ज़्यादा। क्यों, उसका कारण ये भी था कि भारत में खेती होती थी उस टाइम पर, जगह जगह पर उस टाइम पर तो सबमर्सिबल नहीं लगे हुए थे ना, आज की तरह टंकी नहीं लगे हुए थे। खेती जो होती थी वो मौसम के भरोसे रहती थी, खेती हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर नुकसान हो जाता था। तो अंग्रेजों को इससे टैक्स कभी कम आता था, कभी ज़्यादा आता था, तो इससे अंग्रेजों का जो बजट होता था वो बिगड़ जाता था। तो अंग्रेजों ने कहा इससे ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा फिक्स रेट करते हैं, इससे हमको क्या होगा, इससे हमको एक स्थायी मतलब कि एक फिक्स हमें रेट हर महीने मिलती रहेगी। भले वो अब इनकम ज़्यादा हो जाए, उनकी अच्छी फसल हो गई, इससे उनकी इनकम ज़्यादा भी हो जाएगी, लेकिन हमें उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें एक फिक्स रेट तो मिलता रहेगा कि हमें इससे कम नहीं मिलेगा। तो जो राजस्व में मतलब कि इनकम में जो उतार चढ़ाव हो रहा था अंग्रेजों ने कहा इसे फिक्स करना है, बस इसे स्थायी करना है, ये उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, हमारा बजट बिगड़ना नहीं चाहिए, हर महीने हमें इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना ही चाहिए। और अंग्रेजों को पैसों की क्यों नीड थी, पैसों की इतनी ज़्यादा क्यों नीड थी अंग्रेजों को, तो उससे ये भी कारण थे कि मतलब अंग्रेजों की एक तो इतनी बड़ी सेना थी। अब सेना होती है तो सैनिकों को वेतन वगैरह देने होते हैं, हथियार वगैरह खरीदने, अब जगह जगह पर युद्ध अंग्रेजों को लड़ने होते थे। पहले कर्नाटक युद्ध लड़ा, फिर पलासी में युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने, बक्सर का युद्ध लड़ा। पलासी की लड़ाई में मान लो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई,
और उसके बाद अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा भारतीयों से। तो वहां पर अंग्रेजों को अपने सैनिकों को वेतन देने होते थे हथियारों के लिए, और अंग्रेजों को अपना साम्राज्य विस्तार करना था भारत में। प्रशासनिक खर्चे अलग से थे, अधिकारियों को वेतन वगैरह देना। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो अलग से पैसे मांगती थी। मैंने बात किया था 4 लाख पाउंड वो बंगाल के राजस्व से मांगती थी ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश राजकोष में भी पैसे जमा कराने होते थे। और जो ब्रिटिश सांसद होते थे उनको भी ये थोड़ा बहुत खुश रखना पड़ेगा, तो ब्रिटिश सांसदों को भी थोड़ा बहुत पैसा अंग्रेजों को देना पड़ता था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, यहाँ तक कि उनको भी जो है समय समय पर उपहार देना होता था अंग्रेजों को। तो इन सबको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। आय में आय में स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आय स्थिर रहे, आय में स्थायित्व को या फिर स्थिरता को ध्यान में रखते हुए। स्थिरता को आय में स्थिरता को ध्यान में रखते हुए। अब पैसों की नीड क्यों थी अंग्रेजों को, वो देख लेते हैं। पैसों की नीड, पैसे क्यों चाहिए थे अंग्रेजों को। पैसों की पैसे ऐसे करते हैं, पैसे पैसे क्यों चाहिए थे। पैसे क्यों चाहिए थे, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया, उसी को जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। पैसे क्यों चाहिए थे अंग्रेजों को, प्रशासनिक खर्चों के लिए। ब्रिटिश सांसदों और ब्रिटिश सांसदों और कंपनी के अधिकारियों को समय समय पर उपहार देने के लिए, और इसमें एक और ऐड कर लेंगे यहाँ पर जगह नहीं था तो कॉमा दे करके आप आगे लिख लेना। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए, भारतीय वस्तुओं को खरीदेंगे तभी तो ले जाकर के दूसरे देशों में बेचेंगे ना, तभी तो ब्रिटेन में ले जाकर के बेचेंगे। तो ये सब कारण हो जाते हैं। अंग्रेजों को अपना साम्राज्य का विस्तार करना था, प्रशासनिक खर्चे थे उनको, वेतन वगैरह देना पड़ता था, सैनिकों को वेतन वगैरह देना पड़ता था, अधिकारियों को वेतन देना पड़ता था। ब्रिटिश राजकोष में पैसा, ब्रिटिश सरकार अलग से पैसा मांगती थी कि हमें इतना चाहिए अभी प्रतिवर्ष। ब्रिटिश सांसद जो थे उनको भी भैया खुश रखना पड़ता था, और कंपनी के जो अधिकारी थे उनको भी समय समय पर उपहार देना पड़ता था। भारतीय वस्तुओं को खरीदना रहता था, भारतीय उत्पादों को खरीद करके उसको बेचना रहता था, विदेशों में बेचना होता था। तो ये सब कारण हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक तौर पर, आय में स्थिरता को ध्यान में रखते हुए कि आय में जो है स्थायित्व हो जाए, स्थिरता हो जाए, आय में उतार चढ़ाव जो हो रहा है वो रुक जाए, एक फिक्स रेट हमें मिलता रहे। पैसों की नीड क्यों थी, प्रशासनिक कारणों से, सैनिकों को वेतन वगैरह देने के लिए, ब्रिटिश राजकोष में पैसे जमा करने के लिए, अधिकारी ब्रिटिश सांसदों और कंपनी के अधिकारियों को उपहार वगैरह पैसे देने के लिए, भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए, ये सब कारणों से अंग्रेजों को पैसे की जरूरत थी। तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग राजनीतिक क्या कारण थे, राजनीतिक कारणों पर बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आर्थिक कारण क्या थे जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी बंदोबस्त को लागू करने के, तो उस पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब राजनीतिक क्या कारण थे, राजनीतिक कारण क्या थे, उस पर बात करते हैं हम लोग। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे राजनीतिक कारण इसको क्या हो गया, राजनीतिक राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या थे? अब अंग्रेज ये चाहते थे कि हम बंगाल पर अच्छे तरीके से शासन कर पाए, एकदम बढ़िया तरीके से, शक्तिशाली तरीके से जो है शासन कर पाए। और अंग्रेज ये भी जानते थे कि हम यहाँ पर जो है नए नए हैं अभी। अंग्रेज ये जानते थे हम यहाँ पर विदेशी हैं, हम यहाँ पर नए नए हैं, हम यहाँ पर विदेशी हैं। अब भले ही कुछ टाइम हो चुका था, अब इतना उनका नियंत्रण हो गया था अंग्रेजों का, थोड़ा बहुत टाइम हो चुका था, इतना कुछ वर्ष हो गए थे, लेकिन लेकिन अंग्रेज थे तो यहाँ पर विदेशी ही, भले ही नए नए थे, अब उतने नए नहीं रह गए थे, लेकिन थे यहाँ पर विदेशी ही। अंग्रेज जानते थे कि हम विदेशी हैं, हम बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, बहुत ज़्यादा यहाँ के किसानों को परेशान करेंगे, तो हो सकता है सभी जो है यहाँ की भारतीय जनता, जो स्थानीय जनता है, एक हो जाए, और एक हो जाएगी, हमें अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से भागना पड़ेगा। तो अंग्रेज चाहते नहीं थे, या अंग्रेज हरगिज़ नहीं चाहते थे। वहीं अंग्रेज समझते थे इस बात को कि अगर हम कुछ उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो यहाँ की स्थानीय जनता जो है वो हमें छोड़ेगी नहीं, और हमें यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के गोल हो जाना पड़ेगा। ये बात अंग्रेज समझते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को चाहिए था कुछ ऐसा कि मतलब हम भारतीयों से ही वसूली करवाएं। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हाथ बढ़ाया जमींदारों की तरफ, आओ भैया दोस्ती कर लेते हैं। जमींदारों ने कहा क्या दोगे, अंग्रेजों ने कहा आओ तो बताते हैं, सुनो तो पहले। जमींदारों ने कहा अच्छा ठीक है बताओ। अंग्रेजों ने कहा कि क्यों ना हम इन जमींदारों से हाथ मिला लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं से वसूली करवाएंगे। तो फिर अंग्रेजों ने कहा जमींदारों से, अब से समस्त भूमि का मालिक तुम राजस्व वसूलना, राजस्व वसूली तुम करना, 10वां भाग हमें देना, एक हिस्सा अपने पास खुद रखना। जमींदारों ने कहा एकदम जी जरूर, जैसा आप कहो वैसी, जैसा आपका ऑर्डर हो। जमींदार खुश हो गया, जमींदार वर्ग खुश हो गया। अब उसका जो हित था, उसका आर्थिक हित जुड़ गया अंग्रेजों के साथ। क्यों? अंग्रेजों ने जमींदारों को पूरी समस्त भूमि का मालिक बना दिया, यहाँ तक कि जो सामुदायिक संपत्ति था उस पर भी मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया। तो अब जमींदार वर्ग तो खुश हो गया, जमींदारों का आर्थिक हित अंग्रेजों के साथ जुड़ गया। अब अंग्रेज ये जानते थे अगर उनका आर्थिक हित हमारे साथ जुड़ जाएगा तो वो हमारा सपोर्ट करेंगे, भले ही वो यहाँ भारतीय है, तो क्या हुआ, वो भारतीयों को मतलब कि दमन करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। जब अंग्रेजों का सपोर्ट मिल गया जमींदारों का, तो अंग्रेजों ने जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया भारत में जिसने राजस्व वसूली से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने तक अंग्रेजों का साथ दिया जमींदारों ने। क्योंकि अंग्रेजों ने जमींदारों से बढ़िया एकदम तालमेल बैठा लिया था, एकदम दोस्ती कर लिया था। तो जमींदारों ने राजस्व वसूली से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने तक अंग्रेजों का साथ दिया। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए आगे क्या होता है। अंग्रेजों का साथ दिया जमींदारों ने, और जब अलग अलग विद्रोह हुए, जब छोटे मोटे अलग अलग विद्रोह हुए, सभी मतलब कि विद्रोहों में, उन सभी अलग अलग विद्रोहों में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और यहाँ तक कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें भी जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये कारण हो जाते हैं राजनीतिक कारण, इसको हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक कारण यहाँ पर लिखेंगे बंगाल पर अब अंग्रेजों को किसी शक्तिशाली वर्ग का सपोर्ट तो चाहिए था ना। अब अंग्रेज यहाँ पर विदेशी थे, अब वो पूरे सिस्टम को एकदम शांति बहाल तरीके से, फिर भी शांति तो नहीं रहती थी, विद्रोह होते रहते थे, लेकिन अंग्रेजों को सपोर्ट चाहिए था। अंग्रेजों ने जरिया बना, मतलब कि हाथ मिला जमींदारों के साथ, फिर जमींदारों ने साथ दिया अंग्रेजों का बंगाल पर प्रभावी तरीके से शासन करने के लिए। भारतीय समाज में शक्तिशाली वर्ग के समर्थन
के लिए, यानी कि शक्तिशाली वर्ग के समर्थन पाने के लिए। और आगे लिखेंगे, अंग्रेजों ने और इतना ही नहीं, जब जो विद्रोह हुआ तो उसमें भी अंग्रेजों के लिए ढाल बन करके खड़े रहे जमींदार। जमींदार दूसरे, उनका आर्थिक हित अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ था। तो जब जब विद्रोह होता था, अलग अलग विद्रोह में जमींदार जमींदारों ने अंग्रेजों के लिए ढाल बनने का काम किया। तो उनके लिए मतलब कि उनका पूरी तरीके से सपोर्ट किया था जमींदारों ने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तक अंग्रेजों का साथ दिया तथा विद्रोह में भी ये दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से दिखना तो चाहिए। हाँ चलो, दिख रहा है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो अब अंग्रेजों को यहाँ पर जो है टैक्स वसूलना था, राजस्व वसूलना था। तो अब गांव में कौन सी गली कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से निकलेगी, अब उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को जानकारी नहीं थी। और कहाँ से मतलब कहाँ कहाँ पर जाना है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जो है राजस्व वसूली करना है, कैसे टैक्स वसूली करना है, कौन सी गली में जाना है, कौन सी गली से निकलना है, इतना बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को जानकारी नहीं थी। उनके पास अनुभव नहीं था, अंग्रेजों के पास राजस्व वसूली का, टैक्स वसूलने का बहुत ज़्यादा अनुभव अंग्रेजों के पास नहीं था। अभी अभी हमने पीछे भी बात किया था कि अंग्रेजों ने बंगाल में सिताब राय, रजा खान नाम के व्यक्ति को, बंगाल में रजा खान नाम के व्यक्ति को, और बिहार में एक सिताब राय नाम के व्यक्ति को, जिसे दीवान कहते थे, दीवान यानी कि वित्त मंत्री, दीवान को नियुक्त किया था। तो अंग्रेजों ने जो टैक्स वसूली करते थे, अंग्रेज जो टैक्स वसूली करते थे, वो तो सब अंग्रेजों ने भारतीयों से ही करवाया था ना, खुद कहाँ अंग्रेज कर रहे थे, भारतीयों से ही करवा रहे थे। तो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था राजस्व वसूलने का, बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के पास अनुभव था नहीं। तो फिर अंग्रेजों ने मतलब कि अपने मतलब प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण अंग्रेजों ने कहा कि चलो जमींदारों को पहले देते हैं, पहले इनसे वसूली करवाते हैं, फिर ज़्यादा ठीक ठाक अनुभव हो जाएगा तो इनको भी रास्ते से हटाएंगे। तो एक कारण ये भी हो जाता है कि प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण उन्हें जो है बहुत ज़्यादा राजस्व वसूलना, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा अभी अनुभव नहीं था अंग्रेजों को, क्योंकि अभी पीछे भारतीयों से ही वो वसूली करवाते थे। तो अभी भी जो जमींदार थे उनको ही ये जिम्मेदारी दे दी अंग्रेजों ने कि तुम जो है वसूलो, 10 हिस्सा हमें दो, 10 भाग हमें दो, एक भाग खुद के पास रखो। इसको लिख लेते हैं हम लोग, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण। आगे बात करें तो अब अब अगर सपोज अंग्रेज जमींदारों की जिम्मेदारी न दे करके अपने आदमी लगाते, गांव में अब कितने हजारों, एक गांव में हजारों की संख्या में जो है किसान होंगे, और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। तो अब सपोज अंग्रेज जो है एक एक किसान से जा करके राजस्व वसूलते, लगान वसूलते, एक एक किसान के पास जा करके। तो इसमें अंग्रेजों को जो है हजारों जो है कर्मचारी रखने पड़ते हैं, और भी हो सकता है रखने पड़ जाते हैं, या फिर कम भी, या फिर और ज़्यादा रखने पड़ जाते हैं। तो इससे अंग्रेज जब अपने कर्मचारी को रखते,
राजस्व वसूलने के लिए एक एक कर्मचारी मतलब कि जा करके सभी एक एक किसानों से जो है अंग्रेज और जो कर्मचारी अधिकारी जाकर के एक एक किसानों से राजस्व वसूली करते हैं। तो अब जो राजस्व वसूली कर रहा है, क्या ब्रिटिश सरकार, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को पेमेंट नहीं देगी? उस कर्मचारी को क्या वेतन नहीं देगी? वेतन देगी ना। तो अब हजारों की संख्या मान लो कर्मचारी रखने पड़ते हैं अंग्रेजों को, तो उन उन कर्मचारियों को वेतन देना से बच गए अंग्रेज, खर्चा बच गया ना अंग्रेजों का, तो प्रशासनिक खर्चे बच जाते थे अंग्रेजों के। उल्टा जमींदार वसूलते थे, 10 भाग ला करके देते थे, 1 भाग खुद रखते थे। तो अंग्रेजों ने कहा इतना मगजमारी कौन करेगा, इतना किसी चीज कौन करेगा कि इतने सैनिक रखो, मतलब कि इतने कर्मचारी रखो, सभी को भेज दो, जाओ वसूल करके आओ पैसा, फिर उन्हें वेतन दो। तो अंग्रेज मतलब कि इस खर्चे से बचने के लिए, उनके वेतन वगैरह देने से और भी कुछ खर्चों से बचने के लिए, प्रशासनिक खर्चों से बचने के लिए अंग्रेजों ने ये जिम्मेदारी जमींदारों को दे दिया था। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण प्रशासनिक खर्चों से बचने के लिए। तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सरकारी तर्क क्या था, मतलब सरकारी कारण क्या था? अंग्रेज, इसके पीछे ब्रिटिश सरकार क्या तर्क देती है, मतलब कि वो तो अपने अपने काम को सही ठहराएंगे ही, मतलब कि हमने जो कुछ भी किया है, अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया है, वो तो अपने काम को सही ठहराएंगे, और सही ठहराने के लिए उन्हें तर्क देना पड़ेगा। तो कार्नवालिस इसके लिए क्या तर्क देता है, उस पर बात करते हैं हम लोग। सरकारी तर्क, सरकारी तर्क या सरकारी कारण। सरकारी तर्क क्या था? कार्नवालिस क्या तर्क देता है इसके पीछे? अपने पक्ष को, अपने कामों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो करती थी, जिस तरीके से शासन चला रही थी, अपने उसको शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को सही ठहराने के लिए कार्नवालिस क्या तर्क देता है, उस पर बात करते हैं। इवक्लोवा कार्नवालिस कहता है कि हम जमींदारी बंदोबस्त को लागू कर रहे हैं, इस बंदोबस्त को लागू करेंगे, इससे क्या होगा? इससे कृषि का विकास होगा। कैसे विकास होगा? इसका कहना था कि तर्क तो बहुत ही समझदारी से देते हैं अंग्रेज। क्या कहना था इसका? कि जमींदारों और किसानों के द्वारा खेती में रुचि ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? क्योंकि जब सपोज उपज बढ़ रही है, सपोज अभी हमने कहा कि 1 लाख किसी खेत में 1 लाख रुपए का पर मंथ इनकम हो रहा। पर मंथ कहाँ, एक मंथ में तो फसल कटती भी नहीं है। सपोज हमने मान लिया कि एक मंथ में अगर एवरेज निकालते हैं तो एक मंथ में 1 लाख रुपए का इनकम हो रही है किसी बड़े से खेत से। अब कार्नवालिस का ये तर्क था कि अब सपोज जो है, अब इस वर्तमान में वहां से 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है। अगर जमींदार वहां पर जो है पैसे लगाते हैं, बारिश अच्छी हुई, कभी बहुत ज्यादा फसल अच्छी हुई, खाद वगैरह में ज्यादा निवेश किया जमींदारों ने, किसानों ने कुएं वगैरह खुदवा दिए जमींदारों ने, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया, तो हो सकता है इनकी इनकम 2 लाख बढ़ के हो जाए, 5 लाख बढ़ के हो जाए। तो अब इस बढ़ी हुई इनकम में से सरकार थोड़ी अपना फिक्स परसेंटेज लेगी। सरकार का एक, कार्नवालिस का ये तर्क था कि हमने जितना अभी फिक्स कर दिया है, हम तो उतना ही पैसा लेंगे। सपोज इस 1 लाख में से सरकार 90,000 ले रही है, सपोज हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, सरकार जो है 90,000 ले रही है 1 लाख में से। तो सरकार का कहना था कार्नवालिस का कि अब उनकी इनकम 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, हमें तो 90,000 चाहिए ना, बाकी का पूरा पैसा तो उनका रह जाएगा, जमींदारों का, किसानों का। तो इस लालच से जमींदार और किसान इस लालच से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में निवेश करेंगे, अपनी जेब से निवेश करेंगे, नए नए तकनीकों का प्रयोग करेंगे, कुएं खुदवाएंगे, खाद का प्रयोग करेंगे, मतलब कि कितना ज्यादा उपज बढ़ सकता है उतना ज्यादा बढ़ जाए,
ऐसा प्रयास करेंगे जमींदार और किसान, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। होता क्या है कि जो जमींदार थे, अभी बात करते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं पहले। अभी हमने कहा कि 1 लाख सपोज इनकम हो रही है, तो उसमें सरकार 90,000 ले रही। अब भविष्य में बढ़ करके वो 2 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, सरकार उसमें से 90,000 ले रही, तो 90,000 लेगी। सरकार जो है उपज बढ़ने पर अपना भू राजस्व में वृद्धि नहीं कर देगी, जितना भू राजस्व है उतना ही रखेगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति स्थायी थी। अंग्रेजों ने कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे नहीं, इसको घटाएंगे भी नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, चाहे तुम्हारी इनकम बढ़ जाए या फिर घट जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम जितना ले रहे हैं उतना ही लेंगे। तो कार्नवालिस का ये मत था, इसको लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बात करते हैं। दी जाएगी। कार्नवालिस का ये मत था कि इस बंदोबस्त को लागू करने से कृषि का विकास होगा। उसके लिए क्या तर्क देता है, कैसे विकास होगा? उपज बढ़ने की स्थिति में सरकार भू राजस्व में को वृद्धि नहीं करेगी। उपज बढ़ने की स्थिति में सरकार भू राजस्व में वृद्धि नहीं करेगी, इसलिए जमींदारों और किसानों द्वारा कृषि में रुचि ली जाएगी। उस ससुरा का ऐसा कहना था कि जमींदार और किसान जो है अपने पैसे से, अपने जेब के पैसे से कृषि में निवेश करेंगे, और जो भी उपज होगा उससे अपना जो है अपनी उसको मतलब कि उससे अपनी तिजोरी भरेंगे। उसका ऐसा कहना था कि इसमें जमींदारों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जमींदारों का तो फायदा इसमें होगा ही, लेकिन जो बेचारे किसान थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। कैसे होता है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर फिक्स क्या किया गया था कि जमींदार इतना पैसा वसूल करके अंग्रेजों को देंगे। सपोज हमने कहा कि ये कोई जमींदार भाई साहब हो गए, इनसे फिक्स कर दिया अंग्रेजों ने। इस जमींदार से फिक्स कर दिया कि हमें तुम जो है इस खेत से जो है हर महीने जो है तुम हमें 1 लाख रुपए दोगे। अंग्रेजों ने इस जमींदार को कहा इस पूरे बड़े से खेत पर जितना मतलब कि तुम यहाँ से संग्रह करके हमें 1 लाख रुपए दोगे। अंग्रेजों ने इस जमींदार को क्या दिया। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने ये फिक्स किया कि ये जमींदार अंग्रेजों को कितना देगा। अब मैंने एग्जांपल 1 लाख लिया है। अंग्रेजों ने ये फिक्स किया कि जमींदार अंग्रेजों को कितना देगा, लेकिन जमींदार किसानों से कितना लेगा ये तो फिक्स नहीं किया ना अंग्रेजों ने। सपोज यहाँ पर बेचारे किसान हैं, यहाँ पर कई सारे किसान इस खेत पर खेती करते हैं, इस भूमि पर जमींदार सरकार को देगी 1 लाख, इसलिए कंपनी को जो जमींदार है 1 लाख रुपए देगी वसूल कर इस खेत पर से, इस भूमि से जितना भी संग्रह होगा वहां से वसूल के 1 लाख रुपए जमींदारों को इसलिए कंपनी को देना है। ठीक, लेकिन अंग्रेजों ने ये फिक्स ये तो फिक्स नहीं किया ना कि ये जमींदार जो है इससे कितना मतलब किसानों से कितना वसूली करेगा। अब ये इसको 1 लाख रुपए देगा, ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पर 5 लाख कर रहा है, 10 लाख कर रहा है, 20 लाख कर रहा है, कितना वसूली कर रहा है किसानों से, ये तो अंग्रेजों ने फिक्स नहीं किया। अब ये अंग्रेज फिक्स कर देते कि हाँ किसानों से भी तुम 1.5 लाख रुपए लोगे या फिर 2 लाख रुपए लोगे, तब तो वो माना जाता है कि हाँ ठीक है न्यायपूर्ण है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजों ने फिक्स किया कि जमींदारों से तुम हमें इतना पैसा दोगे, ठीक, लेकिन तुम मतलब कि जमींदार किसानों से कितना पैसा लेगा ये फिक्स नहीं किया गया। तो यहाँ पर जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने किसानों से जो है अत्यधिक जो है लगान वसूली किया, बहुत ज़्यादा शोषण किया किसानों का। मतलब कि इतना समझ लो जो किसान दे पाता था उतना वो अपना सारा मतलब कि पैसा वैसा दे देता था,
उतना देने के बाद भी अंग्रेज कहते थे और चाहिए और चाहिए। अब कुछ फिक्स तो था नहीं कि हाँ इतना ही लेना है ज़मींदारों को। अंग्रेजों ने ऐसा तो कुछ फिक्स सिस्टम किया नहीं था। अंग्रेजों को खुश करना था ज़मींदारों को, बस उन्हें उन्हें बता दिया हमें इतना दे देना। अब तो सामने वाले से कितना लोगे, किसानों से कितना लेगा ज़मींदार, वो फिक्स नहीं किया। अब ज़मींदारों ने उन बेचारों पर बहुत ज़्यादा शोषण किया। जो दे पा रहे थे ठीक है, जो नहीं दे पा रहे उन्हें उन पर लठ चला चला करके जो है उनसे ज़बरदस्ती लाठियाँ मार मार के ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। अब किसानों का तो इतना शोषण हुआ, बेचारे जो है कई किसान जो है लोन लोन लेकर के, एक बार लोन ले लिया तो उस कर्ज में बार बार फंस जाते थे, लोन को चुका नहीं पाते थे। ये स्थिति थी किसानों की। किसानों की स्थिति वहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब कि बस से एकदम बदतर हो गई थी इस टाइम पर। क्योंकि अब ये ससुरा जो है जमींदार, अब वो अपने लालच में जो है किसानों से वैसे मतलब कि मनमानी तरीके से वसूल रहा है। इसको देना 1 ही लाख है, अब ये सोच रहा है कि हम यहाँ से 10 लाख वसूल ले किसानों से। अब वहां से उस चक्कर में उन बेचारों को जो है इतना ज्यादा शोषण करता था, मतलब किसान एकदम परेशान हो गए थे। तो अंग्रेजों का ये तर्क था कि जमींदार जो है हमें 1 ही लाख रुपए देगा, लेकिन सामने से वो 2 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख कितना वसूलेगा, अब वो उसके ऊपर है। अब वो ज्यादा इससे वसूलेगा तो जमींदार को इससे ज्यादा फायदा होगा। तो जमींदार क्या करेंगे, एकदम ऐसे आराम से एकदम राजा की तरह जीना शुरू कर देंगे। जमींदार क्या करेंगे, भाई तुमको पैसा चाहिएगा, मतलब ऐसे किसानों को बुला बुला करके तुमको पैसे चाहिए क्या, आओ ये लो 10,000, ये लो 5,000, मतलब कैसे जमींदार ऐसे पैसे को बांटेंगे, सामाजिक सुधार करेंगे, समाज में अच्छे कार्य करेंगे और शिक्षा पर निवेश करेंगे। ऐसे इस तरीके से जमींदार करेंगे। ये तर्क दे रहे हैं अंग्रेज कि जमींदार ज्यादा मुनाफा कमाएंगे तो सामाजिक सुधार करेंगे, शिक्षा में निवेश करेंगे। ये अंग्रेज तर्क दे रहे हैं। तर्क दे भी कौन रहे हैं, अंग्रेज दे रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कारवारी ससुरा बहुत ज्यादा तर्क तो देने में अंग्रेजों ने मतलब कि बहुत ज्यादा बुद्धि लगाई थी यहाँ पर। हम आगे लिख लेंगे इस पॉइंट को जिस पर हम लोगों ने बात की है। इसलिए जमींदारों और किसानों द्वारा कृषि में रुचि ली जाएगी। आगे लिख लेंगे साथ ही जमींदारों द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों में निवेश किया जाएगा। अब जमींदार है, वो अपने लालच में, अब सपोज कोई जमींदार ठीक है, दयालु है, थोड़ा बहुत मतलब कि अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, तो जितना मतलब कि अंग्रेजों को देना है उससे थोड़ा ज़्यादा वसूलेगा, कुछ उसे खुद भी तो रखना पड़ेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा वसूल करके किसानों को छोड़ देगा। तो मतलब किसान जो थे एकदम जमींदारों की दया पर हो गए थे। अब जमींदार उन्हें छोड़ दे, जमींदार अच्छा है तो उन्हें छोड़ देगा, अगर नहीं है, क्रूर है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा दूसरे टाइप का है, उस टाइप का है, तो उन पर लठ चला करके उनसे जबरदस्ती पैसा वसूलेगा। अब जो थोड़े मतलब कि जमींदार अच्छे हैं, थोड़े बहुत दयालु हैं, तो किसानों को कुछ पैसे लेकर के छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर जो जमींदार थे उन्होंने किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण किया था। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बात करते हैं। अब कार्नवालिस का क्या तर्क था। कार्नवालिस ये कहता था कि मतलब कि ब्रिटेन में भी जमींदारी व्यवस्था ब्रिटेन में भी प्रचलित थी, वहां भी ये व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटेन में भी थी। तो कार्नवालिस ने बचपन से ही देखा था ब्रिटेन के जो जमींदार थे अपनी भूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लगाव रखते थे और उसमें निवेश करते थे, खेती में रुचि लेते थे, उपज बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो कार्नवालिस ने वही कहा यहाँ पर भी कि यहाँ के जमींदार जो है, यहाँ के भी जमींदारों द्वारा जो है रुचि लिया जाएगा। कार्नवालिस खुद ही एक जमींदार घराने से था, जमींदार परिवार से था, तो उसने बचपन से देखा था कि जमींदार वहाँ के ब्रिटेन के जो जमींदार थे वो निवेश करते थे, खेती में रुचि लेते थे, उपज में जो है उपज बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो उसने वही तर्क यहाँ पर भी दिया कि यहाँ के भी जमींदारों द्वारा ऐसा किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या थी, वास्तविकता तो कुछ ऐसी थी कि मतलब कि भारत के कृषि के विकास को देखते हुए नहीं, उन्होंने अपने फायदे के लिए, ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए, ब्रिटिश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस बंदोबस्त को लागू किया। अब हमने बात किया कि उनकी जो
आय ऊपर नीचे हो रही थी, उतार चढ़ाव हो रहा था जो इनकम में, उसे वो स्थिर करना चाहते थे। लेकिन अब उन्हें तर्क देना कुछ ना कुछ तो तर्क देंगे ही। इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। ब्रिटेन में भी कॉर्नवालिस खुद भी एक जमींदार घराने से था। वास्तविकता क्या थी? उन्होंने न तो भारत की कृषि के विकास के बारे में सोचा, न तो भारत के किसानों के बारे में सोचा। उन्होंने बस देखा अपना हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने अंग्रेजों ने इस बंदोबस्त को लागू किया था, न कि भारत के विकास के लिए, न कि भारत में जो कृषि है कृषि के विकास के लिए। इसको लिख लेते हैं। वास्तव में कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश आवश्यकताओं वास्तव में कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश आवश्यकताओं को देखते हुए इस बंदोबस्त को लागू किया, न कि किया था, न कि ब्रिटेन की जमींदारी व्यवस्था को देखते हुए। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब ब्रिटेन के जमींदार और भारत के जमींदारों के बीच अगर हम लोग तुलना करें तो कुछ ऐसा हमें फर्क देखने को मिल जाता है कि जो ब्रिटेन के जमींदार थे वो वहाँ के यानी कि ब्रिटेन की सरकार की नज़र में भी जमींदार थे। लेकिन यहाँ के जमींदारों को सरकार कभी भी कह सकती थी, हट सा सुना चल, अब तेरा कोनो जरूरत नहीं है, अब हम दूसरा जमींदार पकड़ते हैं। अब जो है तुमसे अच्छा कोई हमें मिल गया है, यानी कि अगर वो सूर्यास्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो वो हटा करके किसी दूसरे को जमींदारी अधिकार दे सकते थे। जो ब्रिटेन के जमींदार थे वो सरकार की नज़र में तो जमींदार थे, लेकिन यहाँ के जमींदारों को सरकार कभी भी उनसे जो है उनका मालिकाना हक, उनसे राजस्व वसूली का हक जो है जमींदारी अधिकार छीन सकती थी, छीन के किसी और को भी दे सकती थी, कि यहाँ पर सूर्यास्त नियम का पालन करना पड़ता था। तो हम लोग जो है इसको लिखते चलते हैं एक एक पॉइंट को। अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोग जो ब्रिटेन के जमींदार होते थे, ब्रिटेन के जमींदारों पर भू राजस्व का दबाव कम होता था, और यहाँ भारत के जो जमींदार होते थे उनके ऊपर भू राजस्व का दबाव अधिक होता था। ब्रिटेन के जमींदारों पर भू राजस्व का दबाव कम होता था, और भारत के जमींदार के ऊपर भू राजस्व का दबाव ज्यादा होता था। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं।
जमींदारों पर अधिक होता था। ब्रिटेन के जमींदार सरकार की नजरों में भी जमींदार थे, जबकि यहाँ के जमींदारों को सरकार कभी भी बेदखल कर सकती थी। ब्रिटेन में जमींदारों के ऊपर भू राजस्व का बोझ कम होता था, जबकि यहाँ के जमींदारों पर अधिक होता था। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटिश समाज में क्या होता था, वहाँ के जो जमींदार होते थे, वहाँ के जमींदार मतलब खेती में निवेश करते थे, कृषि में निवेश करते थे, कृषि में रुचि लेते थे, कृषि के विकास में रुचि लेते थे, उपज ज़्यादा बड़े हो जाते थे। मतलब वहाँ की परिस्थितियाँ ही वैसी थी, वहाँ का वर्ग ही ऐसा था, जो जमींदार वर्ग था वो ऐसा ही था। मतलब वहाँ के जमींदार कृषि में निवेश करते थे, वो रुचि लेते थे, तो वहाँ की परिस्थितियाँ ही वैसी थी, वहाँ की स्वाभाविक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उन्हें मतलब कि वहाँ के सभी जमींदार ही ऐसा करते थे। तो लगभग वहाँ के जो जमींदार थे कृषि में रुचि लेते थे, कृषि के विकास में रुचि लेते थे, निवेश करते थे। लेकिन भारत में क्या था, भारत के जो जमींदार थे वो विलासिता युक्त जीवन जीने में, ऐशो आराम की जिंदगी जीने में मतलब कि ज्यादा रुचि रखते थे कि हमें एकदम ऐशो आराम से एकदम राजा की तरह रहना है। अरे कौन मेहनत करेगा खेती में, मतलब कि यहाँ के जमींदारों का दृष्टिकोण ऐसा था कि कौन खेती में जाकर के मेहनत करेगा, आराम से पड़े रहो घर में, अपना ऐशो आराम की जीवन जीना चाहते थे। तो मतलब कि भारत के जमींदार विलासिता युक्त जीवन जीना चाहते थे, तो ब्रिटेन के जमींदार कृषि में निवेश करते थे। तो वहाँ का ब्रिटिश समाज में जो जमींदार वर्ग था वो कृषि में रुचि लेता था, लेकिन भारत के जमींदार विलासिता युक्त जीवन जीना चाहते थे। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ब्रिटिश समाज में करते थे। ब्रिटिश समाज में जमींदारों के द्वारा कृषि में निवेश वहाँ की स्वाभाविक परिस्थितियों का परिणाम था, लेकिन भारत के जो जमींदार थे वो विलासिता युक्त जीवन जीना चाहते थे, एकदम ऐशो आराम की जिंदगी चाहते थे। तो आगे बात करें तो इन सभी को अगर जितना भी कार्नवालिस का तर्क था, जो भी अंग्रेजों का तर्क था कि हमने भारत में भारत के विकास के लिए, भारत के कृषि के विकास के लिए हमने ये सब जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया, तब इस वक्त जो है अब हमें हमारा तर्क कैसे देना है कि नहीं आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है। कि अगर कृषि में मतलब कि अगर भारत की कृषि का विकास करना ही चाहते थे तो भू राजस्व की राशि जो थी उसे कम रखते, तो इससे किसानों पर थोड़ा हो सकता था शोषण कम हो, और जो जो निर्धारित राशि थी भू राजस्व के लिए, जो भू राजस्व की निर्धारित राशि की गई थी, निर्धारित की गई थी उसको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। जैसे ये दो खेत हैं, अब दोनों एक एक एकड़ का है, एक एकड़ का ये भी है, एक एकड़ का ये भी है। और अंग्रेजों ने कहा कि हमें जो है बल्कि जो जमींदार थे उन्होंने जमींदारों से कहा कि इन दोनों भूमि से हमें 1 लाख पर मंथ चाहिए, 1 लाख हमें पर मंथ चाहिए। और सपोज यहाँ पर उपज काफी अच्छा होता है, यहाँ पर इस एक ही एकड़ में जो है एक बार अगर हम गेहूं या फिर चावल बोते हैं तो हमें जो है 10 टन का प्रॉफिट मिल जाता है, या फिर 20 टन कर देते हैं। यहाँ पर उपज काफी ठीक ठाक, पैदावार ज्यादा है, यहाँ पर भूमि की मतलब उत्पादकता ज्यादा है। यहाँ पर 1 एकड़ में हमने कहा यहाँ पर थोड़ी सी भूमि जो है बंजर है, इतना ही भूमि पर जो है खेती होती है, यहाँ पर बहुत कम पैदावार है। तो इस 1 एकड़ की भूमि में, इस 1 एकड़ की भूमि में हमने कहा कि
यहाँ पर 20 टन हो रहा था, हमने कहा यहाँ पर 5 ही टन हो रहा है, हमने कहा यहाँ पर 5 ही टन पैदावार हो रहा है। और अंग्रेजों ने क्या कहा जमींदारों से, ये भी 1 एकड़ की जमीन है, ये भी 1 एकड़ की खेती है, दोनों 1 एकड़ की भूमि है, और हमें जो है यहाँ से अब उपज कितना हो रहा है 20 टन का, यहाँ से उपज हो रहा है 5 टन का। अंग्रेजों को उससे मतलब नहीं, अंग्रेजों ने कहा दोनों एक एक एकड़ का है, तो हमें जो है यहाँ से 1 लाख चाहिए, यहाँ से भी 1 लाख चाहिए। तो थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से करते, थोड़ा देख लेते कि कहाँ की भूमि थोड़ा ज़्यादा पैदावार है, कहाँ पर बंजर भूमि है वहाँ पर कम रेट रखते, कम दर से वहाँ पर कम राशि निर्धारित करना चाहिए था। ऐसा भी नहीं किया गया, तो कैसे हम मान लें कि भारत की कृषि के विकास के लिए ही ये लागू किया गया था जमींदारी बंदोबस्त। और हर हाल में किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए थी। अब जमींदारों से आपने फिक्स कर दिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों से तो फिक्स कर दिया कि जमींदार ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजी सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना देगी, ये तो फिक्स कर दिया, लेकिन अब जमींदार किसानों से कितना वसूलेगी वो तो फिक्स करना चाहिए था ना, वो तो फिक्स किया नहीं। और जमींदार वहां पर जो है बिना मतलब मनमानी तरीके से वसूल रहा है। तो कैसे हम मान लें कि जो है ये जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था भारत की कृषि के विकास के लिए? तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे यदि यदि वास्तव में कृषि में विकास की इतनी ही चिंता थी, अब सच में तो इतनी चिंता थी, तो थोड़ा भू राजस्व की राशि को कम कर लेते हैं। जो भू राजस्व की राशि निर्धारित की है उसको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से कर लेते, देख लेते कहाँ पर उपज कम है, वहां पर थोड़ा और कम दर रखनी चाहिए थी। और खेती कौन करता है? किसान करते हैं। तो किसानों की तो रक्षा हर हाल में होनी चाहिए थी, किसानों के हितों की रक्षा तो हर हाल में होनी चाहिए थी, क्योंकि खेती तो वही कर रहे हैं, किसान ही कर रहे हैं। अब किसानों के अब जमींदारों को जो है फिक्स किया ही नहीं कि जमींदार किसानों से कितना वसूलेंगे, अब वो तो मनमाने तरीके से जो है वसूल रहे हैं किसानों से जो है। अब सपोज कि जमींदार अंग्रेजों को दे रहे हैं 100 रुपया और किसानों से वसूल रहे हैं 500 रुपया, 1000 रुपया, सपोज एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजों को जमींदार दे रहे हैं 1 लाख रुपए, किसानों से वसूल रहे हैं 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अब मतलब कितना भी ज्यादा वसूल रहे हैं अपने लालच में, अपनी जेब भरने के लिए, क्योंकि अब सरकार को तो उससे मतलब है नहीं। अब जो ब्रिटिश सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब जितना उसने फिक्स किया है कि हमें 1 लाख चाहिए, तो 1 ही लाख लेगी। अब तुम कितना भी किसानों से वसूल ले, जमींदार कितना भी किसानों से वसूल ले, और सरकार तो उसमें अपना हिस्सा नहीं मांगेगी, सरकार को जितना फिक्स किया है सरकार उतना ही लेगी। तो यहाँ पर किसानों का शोषण काफी ज्यादा हुआ। और ये ब्रिटिश समाज में जमींदारों के द्वारा कृषि में निवेश किया जा रहा था, तो वहाँ का जमींदार वर्ग ही वैसा, वहाँ की परिस्थितियां ही वैसी थी, वहाँ के लोग कृषि में निवेश करते थे, वहाँ का जमींदार कृषि में निवेश करता था अपने प्रॉफिट के लिए, अपना प्रॉफिट कमाता था। लेकिन भारत का जब जमींदार था वो एकदम ऐसा आराम का जीवन जीना चाहता था, एकदम विलासिता युक्त जीवन जीना चाहता था। यदि भारत में कृषि में विकास की इतनी चिंता थी, तो भू राजस्व की राशि कम कर देते, थोड़ा कम होनी चाहिए थी, और राशि का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए था, और हर हाल में किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए थी। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग नोट करके लिख लेंगे, कुछ बात करते हैं हम लोग।
18वीं सदी में क्या होता है? 18वीं सदी में 18वीं सदी में यूरोप में एक विचारधारा का प्रभाव रहता है, खासकर फ्रांस में। खासकर फ्रांस में और यूरोप यूरोप के देशों में एक फिजियोक्रेटिक करके विचारधारा है। फिजियोक्रेटिक फिजियोक्रेटिक विचारधारा। तो 18वीं सदी में क्या होता है, यूरोप के अन्य देशों में और मुख्य रूप से जो है फ्रांस में एक फिजियोक्रेटिक विचारधारा रहता है, मतलब कि फिजियोक्रेटिक विचारधारा प्रचलित रहती है फ्रांस में और भी देशों में जो है, यूरोप के देशों में, और लेकिन मुख्य रूप से फ्रांस में। और ये जो फिजियोक्रेटिक विचारधारा, ये जो वर्ग था, मतलब कि ये अर्थशास्त्रियों का वर्ग था, या फिर अर्थ अर्थशास्त्रियों का समूह था। अर्थशास्त्रियों का समूह था। ये जो फिजियोक्रेटिक वर्ग था, विचारधारा थी, ये एक अर्थशास्त्रियों का समूह था। और इन अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था? इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जो भूमि है, यानी कि जो जमीन है, खेती है, भूमि, वो संपत्ति का एक मतलब कि सोर्स है, संपत्ति का सोर्स है। संपत्ति का जो असली मुख्य सोर्स है वो तो भूमि है। बाकी जो व्यापार वगैरह होता है वो तो बस चीजों को इधर से उधर किया जाता है। कारखाने में चीजों को पलट दिया जाता है, बदल दिया, उसका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे अगर हम सपोज गेहूं का एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूं का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, गेहूं का एग्जाम्पल हम ले तो अब कारखाने में क्या किया जाता है, गेहूं को डाल दिया चक्की में, वो आटा बन गया, आटे से उसमें थोड़ा चीनी वीनी मिला करके, थोड़ा दूध मिला करके उसका बिस्किट बना दिया। तो गेहूं आया कहाँ से? खेत से ही आया ना। अब व्यापारी है, व्यापारी किस चीज का व्यापार करेगा? खेत से गेहूं निकला, चावल निकला, उसको सस्ते दामों में लेते हैं। 50 रुपए में लिया, 100 रुपए में बेच दिया, 25 रुपए में लिया, 50 रुपए में बेच दिया। तो व्यापारी तो यही करते हैं। लेकिन इन अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है कि जो जो भूमि है वो संपत्ति का एकमात्र सोर्स, जो असली सोर्स है, संपत्ति का जो असली सोर्स है, दौलत जहां से कमाई जा सकती है, वो असली सोर्स तो भूमि ही है। भूमि को भूमि को संपत्ति का या फिर दौलत का, पैसा कमाने का असली सोर्स मानते थे, स्रोत मानते थे। इन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भूमि जो है, संपत्ति का असली सोर्स भूमि ही है। और ये अर्थशास्त्री भूमि पर मालिकाना हक का समर्थन करते थे। मालिकाना हक का, मालिकाना अधिकार का, मालिकाना हक का समर्थन करते थे ये अर्थशास्त्री। और इनका इनका क्या कहना था कि सरकार को एक रेट फिक्स कर देना चाहिए, टैक्स फिक्स कर देना चाहिए, और मालिक को छोड़ देना चाहिए। मालिक को मतलब कि ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, मालिक को छोड़ देना चाहिए। वो खुद अपने विकास के लिए जो है निवेश करेगा खेती में, और खुद ब खुद जो है प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उत्पादकता बढ़ाएगा। तो इससे देश का जो है विकास होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, देश का विकास होगा। ऐसा ये अर्थशास्त्रियों का मानना था, फिजियोक्रेटिक अर्थशास्त्रियों का। तब अंग्रेज क्या करते हैं, इनका ये अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था कि सरकार को भूमि मालिक को, मतलब कि भूमि के जो मालिक है, मालिकों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप जो है मालिक गिर जाए। समझना इसमें, ये अर्थशास्त्रियों को मानना था कि सरकार को मालिकों को ज्यादा, भूमि मालिक को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप खेती में रुचि लेंगे, निवेश करेंगे, तो उनका विकास होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, अपने आप जो है देश का विकास होगा। ऐसा इनका ये अर्थशास्त्रियों का मानना था कि मतलब जो सरकार है, राज्य को आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अगर करती है, राज्य अगर आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है, तो वो विकास में बाधा मानते थे इसको, ये विद्वान लोग। तो अब अंग्रेजों ने इसका कैसे यूज किया, अंग्रेजों ने इसका मिसयूज कैसे किया? अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इसको बहाने के तौर पे कैसे लिया? अंग्रेजों ने कहा हम वही तो कर रहे हैं, हम हमने जमींदारों को मालिक बनाया, अब मालिक है, हमने मालिकों को
हमने टैक्स फिक्स कर दिया और हमने मालिकों को फ्री छूट दे दिया। अब वो अपना जो है खेती का विकास करेंगे। हम तो जो है अच्छे उनके मतलब कि भारत के कृषि के अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, भारत के विकास के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा अंग्रेज कहते हैं कि हम तो ये विद्वानों की बात मान रहे हैं। हमने फिक्स रेट कर दिया। जो जमींदार है उनको भूमि का मालिक माना गया, तो हमने मालिकों को फ्री छोड़ दिया कि आप जो है जितना प्रोडक्शन कर सकते हो करो। कितना जो है कितना पैदावार कर सकते हो, कितना जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, उतना करो खेती। हमने आपको जो है फ्री छूट दे दिया है, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। लेकिन अब प्रथम दृष्टि से तो हमें मतलब कि पहली नज़र से हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है ना। अंग्रेज अंग्रेज क्या कारण था अंग्रेजों ने इसको लागू किया? अंग्रेज को एक मजबूत मतलब कि एक स्थिर आय चाहिए थी, ताकि उनका जो बजट है वो बिगड़े ना, बजट जो है बैलेंस रहे, राजस्व में उतार चढ़ाव ना हो, राजस्व स्थिर रहे। इसके लिए तो अंग्रेजों ने जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। लेकिन अंग्रेजों क्या बहाना बनाते हैं कि हमने इस विचारधारा को देखते हुए जो है इस विचारधारा को देखते हुए स्थायी बंदोबस्त को, जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया। तो हम लोग इसको जो है थोड़ा नोट में करके लिख लेते हैं, कभी अगर आएगा फिजियो क्रिटिक से ये सब से अगर कभी आ जाता है तो आप लोग जो है समझे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने बता दिया। चलो इसको थोड़ा जो है लिख लेते हैं। लिखेंगे 18वीं सदी में नहीं होना है। 18वीं सदी में 18वीं सदी में फ्रांस में फिजियोक्रेटिक विचारधारा प्रचलित थी। यह अर्थशास्त्रियों का समूह था जो कि भूमि को संपत्ति का स्रोत मानता था और भूमि पर मालिकाना हक का समर्थन करता था। और इन विद्वानों का मानना था कि राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में अत्यधिक हस्तक्षेप करना विकास में बाधा है। ऐसा कहा जाता है कि इस विचारधारा का प्रभाव ब्रिटेन पर था और हो सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के पीछे ये विचारधारा रही हो, लेकिन प्रथम दृष्टया हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो पहले मैंने समझा दिया, उसके बाद मैंने लिखा है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं और ये शायद मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। लेकिन प्रथम लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है अपलोड करने में, और एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाता है और लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे की चर्चा को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।